नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग मई मंथ के बचे हुए लास्ट पूरे करंट अफेयर्स को वीकली कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। ये हमारा लास्ट वीक है मई मंथ का, और जो भी आप में से स्टूडेंट्स सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएपीएफ के अपकमिंग जो 6 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, उसमें ये पूरा का पूरा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरा ही हमसे पूछा जा सकता है, जितनी भी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे डे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला दिवस है जैविक विविधता अंतरराष्ट्रीय दिवस। जैविक विविधता का दिवस का मतलब है कि जितनी भी हमारी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही। इसकी जो इस बार की थीम है वो भी कुछ ऐसी ही रही है, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो वो यही है इसका मतलब भी। 22 मई को हर बार मनाया जाता है, जिसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म, हमारे सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने की बात की जाती है। ये असल में 1992 से शुरू किया गया था, रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट हुआ था, सबने पढ़ा है उसके बारे में, वहीं से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे की इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी, भूख और गरीबी के स्थायी समाधान का उत्सव। तो ये जो वर्ल्ड हंगर डे है, इस बार हंगर की पूरी एक इनिशिएटिव आया था, वहां से शुरू किया गया था। इसको सबसे पहले 2011 से शुरू किया गया था, और अभी हाल फिलहाल में इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई है। और रिपोर्ट का नाम क्या है जो अभी रिलीज हुई है? रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जिसमें यहाँ पर पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इससे पहले हमारे जो है एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी निकाला गया था, जिसमें इंडिया की रैंक 107 आई थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, 2022 की रैंकिंग है, बट पता होनी चाहिए क्योंकि 2023 की अभी तक आई नहीं है। और लास्ट कंट्री 121 नंबर पे कौन सी आई थी? येमेन आई थी। येमेन, ओमान आप लोगों ने सुना है, उसी के पास में कंट्री पड़ती है। तो एक छोटा सा ये वाला फैक्ट भी याद रखिए। अगला है हमारा स्टेटहुड डे, जो जिसे हम कहते हैं राज्य दिवस। किसका? गोवा का। 30 मई को गोवा जो है वो आजाद होता है और अलग से एक बनाया जाता है। 30 मई को गोवा का स्टेटहुड डे मनाया जाता। असल में जो है गोवा 19 दिसंबर 1961 को, मैं आपको पूरी गोवा की स्टोरी समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब पूरा भारत आजाद हुआ था, तब जो अंग्रेज थे वो तो भारत को छोड़ के चले गए, लेकिन जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज, ये गोवा पे कब्जा किए बैठे थे। और इन्होंने तो यहाँ तक गोवा को अपनी पूरी एशिया की कैपिटल तक बना दिया था। तब उस समय हमारी जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने गोवा को अपना हिस्सा बनाने का ठान लिया। असल में 1510 में पोर्चुगीज के जो है उन्होंने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा के पोर्चुगीज का पूरा एरिया बना दिया, और बहुत सालों तक वही एरिया उनका रहा, उनकी कैपिटल तक बना दी गई। उन्होंने ही वहां पे पणजी, ओल्ड गोवा, वेला गोवा, बहुत सारी चीजें बनाई। साथ ही साथ उन्होंने दमन, दीव, सिलवासा, उन सबको भी पूरा एनेक्स कर। और फिर उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तब पोर्चुगीज ने देने से मना किया। तो वहां पर उस समय हमारी जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ये वही ऑपरेशन जो है, सेम ऑपरेशन अलग अलग है पर नाम सेम है। ये वही नाम है जो पहले भी आया था,
कारगिल वॉर के समय। तो ऑपरेशन विजय यहाँ पर होता है 19 दिसंबर 1961 को। 36 घंटों का ये ऑपरेशन, और फिर उस समय गोवा को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। दमन दीव गोवा दोनों एक साथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ पर ये बात होती है कि भाई गोवा जो है टेरिटरी, उसको महाराष्ट्र में मिक्स कर देते हैं। लेकिन वहां के लोगों ने इससे मिक्स होने से मना किया, क्योंकि वो जो ये पूरा मिक्सर था और ये सारी चीजें ये सही नहीं हुई, और उनकी अपनी लैंग्वेज को खोने का उनको बहुत खतरा था, क्योंकि इनकी लैंग्वेज है कोंकणी। तो हुआ कुछ ऐसा कि वहां पे जो है जनमत संग्रह कराना पड़ा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंडम। और वहां पे रेफरेंडम होता है कि भाई गोवा और दमन दीव का क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लोगों को दो चॉइस दी गई, या तो आप अपनी इंडिपेंडेंट आजाद रह लो, या तो आप किसके साथ मर्ज हो जाओ, महाराष्ट्र के साथ मर्ज हो जाओ। तो यहाँ पर लोगों ने इंडिपेंडेंट होना चूज किया, और इस तरीके से 3 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटा के एक राज्य के रूप में बना दिया गया। भारत की 25वीं नंबर की स्टेट बनती है, जबकि दमन दीव वो एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश ही रहती है, और वो केंद्र शासित प्रदेश आज भी उसी के साथ जो है दादर और नागर हवेली भी मर्ज हो चुकी है। समझे भाई पूरी स्टोरी? आई होप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। गोवा, गोवा जो है ये कोंकण का एरिया है, और गोवा के एरिया में सबसे, गोवा की हाईएस्ट पीक, मैं गोवा के बारे में बता रही हूँ, गोवा की हाईएस्ट पीक का नाम है सोनसोगोर की पीक। ठीक है। गोवा की इंपॉर्टेंट नदियों में से दो नदी याद कर लेना। देखो वैसे तो और भी नदियां हैं, पर मैं दो नदी आपको बोलूंगी, अच्छे से याद करिएगा। एक तो जुआरी नदी, और एक मांडोवी। मांडोवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुआरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गोवा का जो बंदरगाह है, पोर्ट, जो कि मेजर पोर्ट है, जिसका नाम है मारमगांव, वो इसी जुआरी नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है भाई, तो एक ये भी याद रखिएगा, गोवा में ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। और यहीं पर ही आपको एक फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या होता है, झरना, वो मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट झरना है, ये कई बार पूछा गया है। दूध सागर फॉल्स, दूध सागर झरना। कौन सा नेशनल पार्क है वहां पर? नेशनल पार्क है मोलम नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जितना जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये सब पूछा जा सकता है। और इसी के पास एक गोवा में एक वेटलैंड साइट है, इंपॉर्टेंट है गोवा की। नाम, ये गोवा की इकलौती वेटलैंड साइट है, रामसर साइट पता है ना सबको। तो गोवा की इकलौती रामसर साइट है, जिसका नाम है नंदाली, की न्यूज में थी करंट अफेयर में, इसको भी याद रखिएगा भाई। इसको 2022 में जो है रामसर का दर्जा दिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। लास्ट हम लोगों का आता है 31 मई को नो तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ये आप सीधा याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है, उतना ही पूछा जाता है, उसको इतना ही याद रखिएगा। अगला है भाई हम लोगों का डिफेंस की न्यूज पे देखेंगे हम लोग हाल फिलहाल की क्या क्या डिफेंस की न्यूज चल रही है। सबसे पहली है भाई कि एक एक्सरसाइज हुई है अगेन। एक्सरसाइज का नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2023 की। किसके बीच में हुई है? इंडिया और सऊदी के बीच में। ये जो है यहाँ पर इंडिया की आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्र यहाँ पर पोर्ट अल जुहेल में गई है, और ये इंडिया और सऊदी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। हुई भी कहाँ पर है? सऊदी अरब में। 3 दिन की एक्सरसाइज थी, इसको भी याद रखना। एक्सरसाइज का नाम जरूरी है, आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया है। इतना बस बहुत है, इतना ही लर्न कर लो, बहुत है। अगला टॉपिक इसमें आता है वो है टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज। ये मतलब कम चांस है पूछा जाएगा, पर हो सकता है पूछ लिया जाए, कि कई बार यूपीएससी और जो ऐसे हैं थोड़ा सा पूछ लेते हैं इस प्रकार से सवाल भी। तो देखो जरूरी नहीं सारे सिर्फ इंडिया के पढ़ के जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाइएगा। तो टाइगर शार्क एक्सरसाइज है, क्योंकि यूपीएससी ने हाल फिलहाल में एनडीए एग्जाम में ऐसा सवाल किया है कि अलग से पूछ लिया, और वो बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग ज्यादातर इंडिया के पढ़ के जाते हैं। पर अभी अगर हमारे कोई आस पड़ोस के देश में कोई एक्सरसाइज हो रही है तो वो हम जरूर पढ़ के जा सकते हैं, जैसे अभी हुई है बांग्लादेश और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई है, नाम है उसका टाइगर शार्क 40। कहाँ पे हुई है? चट्टोग्राम में। चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुई है। ठीक है भाई, बांग्लादेश के साथ हुई है, इसको इतना छोटा सा याद रखिएगा। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, जो कि
शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है। ठीक है भाई, तो ये छोटे से दो फैक्ट्स थे, इजी इजी से, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला मैंने यहाँ पर अब एक लिस्ट तैयार की, क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता था, इस पूरे हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी काफी सारी जगह पर विजिट्स रही। ठीक है, तो वो विजिट्स जो है मैंने एक साथ तैयार करी। जैसे कि सबसे पहली जो विजिट है वो है क्वाड के समिट के। अब तो क्वाड का समिट जो पूरा है 2023 का, वो आपको पूरा पढ़ना है। अब मैं इसके बारे में पूरा बता रही हूँ। ये असल में जो ये होना था, ये 24 मई को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होना था, ये शिखर सम्मेलन। और ये जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, एल्बनीज, वो होस्ट करने वाले थे। लेकिन जब यूएसए के प्रेसिडेंट ने इसको कैंसिल कर दिया, डेट सीलिंग के नेगोशिएशंस चल रहे थे वॉशिंगटन में उस विजिट के चलते, इसलिए क्या किया गया, इस पूरी मीटिंग को G7 के समिट के साथ ही ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो भाई, मैं आपको बता देती हूँ, इस बार 3 मीटिंग्स थी। ठीक है, एक तो थी भाई क्वाड, एक थी G7, क्वाड, G7, और एक थी फिपिक। क्वाड की मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, G7 की होनी थी जापान हिरोशिमा में, और फिपिक का होना था पपुआ न्यू गुयाना में। तो जापान और पपुआ न्यू गिनी का तो कंडक्ट हुआ भी है प्रॉपरली, और ऑस्ट्रेलिया वाली जो है वो हो गई कैंसिल। तो ये दोनों यहाँ पर एक साथ हो जाती हैं। तो क्वाड और G7 की, आप ये कह लीजिए, दोनों की साथ ही में हिरोशिमा जापान में होती है। समझे भाई? तो इस तरीके से आपको याद रखना है पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे क्वाड के बारे में, क्वाड को जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज का ग्रुप आता है, 4 डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, क्वाड्रिलेटरल सिक्योर डायलॉग, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में ये बहुत ही क्लीन तरीके से काम कर सके। और इनकी एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। पहला इनका समिट जो है वो 2021 में हुआ था, फिर उसके बाद 2021 में यूएसए में करवाया गया, धीरे धीरे करते करते इसको फिर बढ़ा दिया गया। इस बार का जो क्वाड समिट हुआ है उसमें क्या बातें की गई हैं, उसमें ये बोला गया है भाई कि अब हम किस बातों पे ध्यान देंगे। इस बार का जो क्वाड समिट की फाइनल जो टेक्स आया ना, वो कुछ ये आया कि हम लोग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्लीन करने की बात करेंगे, और फोर्स फॉर गुड ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को तैयार करेंगे। और सारे के सारे क्वाड के लीडर्स ने जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसके ऊपर जो है वो अपना कंसर्न, अपनी चिंता को जाहिर किया है। सीधा सीधा रशिया के एक्शन को नहीं बोला, सीधा जाके नहीं बोला है रशिया की चीज पर, लेकिन उस पर कंसर्न जारी किया है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी बोला है। तो पूरी पार्टनरशिप में कोविड-19 के बारे में भी काफी ज्यादा बातें करी हैं, वैक्सीन के बारे में बताया है। ठीक है, ये इश्यूज को सारा किया है। साथ ही साथ जो हमारा टेररिज्म का ग्रुप है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो चीजें हैं उसके ऊपर भी बात बोली, और ये भी बोला है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल लॉन्चिंग का चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हुई है, और जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप, तख्ता पलट हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। ठीक है भाई, ये सब चीजों के बारे में बात की, और ये बोला है कि अब जो है क्वाड की जो लीडर्स हैं, ये लोग मिलकर के एक क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क इसको लॉन्च करने वाले हैं। और इसके साथ जितने भी सेमीकंडक्टर, क्वांटम मटेरियल्स, क्रिटिकल मिनरल, सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करके उसमें आगे बेटर करेंगे। तो ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है, इस पूरे को याद रखिए। ठीक है भाई, क्वाड हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इस बार के G7 के समिट के ऊपर। अब ये भी आप देख सकते हैं, पढ़िए यहाँ पर, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो जापान के प्रधानमंत्री हैं श्री फुमियो किशिदा, उनके साथ यहाँ पर बैठक करी है। और ये उनकी दूसरी यहाँ पर यात्रा है या दूसरी बैठक। ये 19 से 21 मई के बीच हिरोशिमा के हिरोशिमा प्रीफेक्चर एक जगह है होन्शु में। अच्छा मैं बता दूं, हिरोशिमा का जो आइलैंड है, ये होन्शु आइलैंड है ना जो जापान का, वहां पे बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा है। तो वहां पे बना हुआ है, वहां पे समिट हुआ था ग्रैंड प्रिंस होटल। अच्छा मैं ये एक चीज आपको और बता दूं कि इंडिया G7 का मेंबर तो है ही नहीं। अब देखो, क्वाड के तो हम मेंबर हैं, इसलिए हम वहां पे मीटिंग में जाते हैं और बिल्कुल पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही बात।
लेकिन क्वाड में के अलावा G7 के तो हम मेंबर ही नहीं है। तो G7 में मेंबर्स कौन कौन आते हैं? वो आते हैं कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए और पूरा यूरोप। लेकिन इनके इसके साथ इनवाइट किया गया था इंडिया। इंडिया को इनवाइट किया गया था। इसमें जापान भी था, सॉरी मिस हो गया, यहाँ पे जापान भी था। इनवाइट किया गया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, इनको यहाँ पर इनवाइट किया गया। ठीक है भाई। और एक चीज और बता दूं, अगली बार वाला जो क्वाड का समिट होगा वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हुआ। G7 का समिट होता है, पूरा कंप्लीट किया जाता है, इसकी एक शीट तैयार होती है और पार्टिसिपेट करने वाले लीडर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे के सारे। धीरे धीरे करते करते रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर काफी सारी बातें हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर, काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया। और लास्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, वहां पर गांधी जी का एक स्टैचू भी पूरा अनवील किया गया, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। और लास्ट उनकी मीटिंग हुई है पपुआ न्यू गुयाना में, या पपुआ न्यू गिनी, दोनों ही इसको कहते हैं। पपुआ न्यू गुयाना जो है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मेरापे, उनके पास जाकर के मिले थे। जगह का नाम है पोर्ट मोर्सेबाई, वहां पे जाके मिले थे, जहां पर जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है मेरापे, ये मोदी जी को मिलने आते हैं और उनके पाँव भी छूते हैं। और ये रील जो है इंस्टाग्राम और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी। आप यहाँ पे पपुआ न्यू गिना की जो है एक लोकेशन, वो आप देख सकते हैं। ये है लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में पड़ती है। तो इसके बाद में बाकी सारे आइलैंड्स हैं जो कि ओशियानिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया सब में पड़ता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि न्यूजीलैंड यहाँ पे कौन से एरिया का पार्ट है। न्यूजीलैंड जो है वो किसका हिस्सा बनता है? ठीक है, वो माइक्रोनेशिया का है, मेलानेशिया का है या पॉलिनेशिया का है? तीनों में से किसका है? ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा समिट था भाई? फिपिक का। फिपिक की फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। मतलब कि इंडिया और पैसिफिक का मिला करके जो है ये एक पूरा ग्रुप था, जिसमें 14 और नेशंस भी आए थे, जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल, नारू, समोआ, पलाऊ, तोवालू, ववान्तु, ये आप देख सकते हैं। ये सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर। इन सबको मिला करके हम ओशियानिया कहते हैं। इसके कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से ये पूरा एक आइलैंड था, जिसमें पूरा एक तरीके से इनवाइट भी किया गया और पूरा ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है। फिपिक याद रखिएगा 2014 से समिट चलता आ रहा है, जिसमें ये सारी कंट्रीज जो इंडिया और पैसिफिक के कोऑपरेशन की बात करती हैं, पैसिफिक आइलैंड में पड़ने वाले की सारे ग्रुपिंग्स की एक कोऑपरेशन की यहाँ पर बात की गई है। क्लियर हुआ भाई सबको यहाँ तक? तो ये आप लोगों से पूरा का पूरा पूछा जा सकता है फिपिक के बारे में। सो फिपिक के बारे में याद रखिएगा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये G7 समिट की, क्वाड समिट की पिक्चर्स हैं। ये सब पिक्चर्स वगैरह भी आपके एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्या क्या है कैसे है, ताकि ना आपको एकदम क्लियर रहे सारी चीजों का, कोई भी डाउट मन में आपके नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अगला है यहाँ पर, ये बाकी कुछ अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जैसे हरि बुद्ध मागर जो है, ये एक पर्सन जिन्होंने प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ मिल करके जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का इतिहास रच दिया है। ठीक है भाई। तो हरि बुद्ध मगर नाम है इनका। ट्रियम्फ ऑफ रेजिलियंस इनको बोला जाता है, जिनकी टांगे जो है वो आर्टिफिशियल। ठीक है। ये गोरखा सोल्जर है नेपाल से, जिनकी दोनों टांगे मतलब अभी नहीं है। ये पूरा इन्होंने अपना नेपाल के उसमें सरकार को थैंक किया, इंडिया की सरकार को थैंक किया। तो इस तरीके से आप एक बार ये याद रखिएगा, ये पर्सन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में एक वॉल्केनो है जो कि यहाँ पर इरप्ट हुआ है। वॉल्केनो जो है वो कहाँ का है? मेक्सिको। नाम क्या है इसका? पोपोपेक्टिकल। नाम अजीब सा है लेकिन आपको लर्न करना है। तो पोपोपेक्टिकल जो पूरा आइलैंड है, ये मेक्सिको का है, जो कि हाल फिलहाल में जहाँ पे इरप्शन जो है वो देखने को मिली है। और ये जो पूरा वॉल्केनो है, ये किस तरीके का है? कॉम्पोजिट वॉल्केनो।
ये भी पूछे जाते हैं। वोल्केनो का टाइप तो आपको पता होना चाहिए। मेक्सिको जो है, मेक्सिको की कैपिटल कौन सी है? मेक्सिको की कैपिटल भी मेक्सिको सिटी है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे पॉपुलस सिटी कही जाती है। साथ ही साथ ये जो पोपेटेक्टल है, इसका, ये जो वोल्केनो है, इसका रियल मीनिंग है स्मोकिंग माउंटेन्स, उसमें से स्मोक निकल रही है, एशेस निकल रही है। ठीक है। अगला, यहाँ पर एक प्राइज दिया गया है, और वो प्राइज जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है फॉर टाइम शेल्टर की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार जो है वो जॉर्जी कॉस्मोडिव एंड एंजेलिया रोडेल को दिया गया है। और ये जो प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसको पहले कहते थे मैन बुकर प्राइज। ये यूके की सरकार जो है वो प्राइज देती है, और इससे क्वेश्चन आता है हर बार। ये 2005 से चलता आ रहा है। आप कोई भी ऐसी बुक जो है वो इंग्लिश की बहुत बेस्ट, या फिर इंग्लिश की किसी बुक को ट्रांसलेट किया गया, जो कि पिछली बार दिल्ली की रहने वाली एक गीतांजलि श्री को मिला था, और इस बार बुल्गारिया के राइटर को मिला है। ठीक है भाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उनकी नॉवल का नाम है टाइम शेल्टर, जो कि नॉस्टैल्जिया के ऊपर है, गहरा हास्य उपन्यास है। ठीक है भाई। तो टाइम शेल्टर करके याद रखिएगा इंग्लिश की। इस पे सवाल बन सकते हैं कि कौन सी है, कहाँ पे, क्या, कैसे, इस तरीके के सवाल आपको पता है कि सीधा पूछे जाते हैं। अगला है भाई हमारा, अभी हाल फिलहाल में आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया, और उस पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में अभी जो है एक सेंगोल की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंगोल। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है वो पूरा आपको पता होना चाहिए। सेंगोल एक तरीके का गोल्ड से लदा हुआ, गोल्ड प्लेटेड जो है एक स्कल्पचर है, वो वहां पे लगाया गया है। और ये अमित शाह जो है उन्होंने अनाउंस किया था इसके लिए। तो ये जो पूरा सेंगोल है, ये कहता है कि भाई उस समय लगाया गया था आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जब पावर का ट्रांसफर किया जा रहा था ब्रिटिश से इंडियन हैंड्स की तरफ। तो उसी के लिए यहाँ पर पूरी इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है। ये जो है एक तामिल वर्ड है, ये 5 फीट लंबा है। आपको इसके बारे में सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। ये 5 फीट लंबा एक स्क्रिप्चर है जो कि लगाया गया है। सेंगोल जो है ना, ये असल में सबसे पहली बार चोला डायनेस्टी जो है, सबसे पहली बार चोला डायनेस्टी द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक्सेप्ट किया जब हमारी पूरी पावर ट्रांसफर हुई थी। फिर तब से जो है ये इलाहाबाद के एक म्यूजियम में प्लेस किया गया है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली बात क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस या फिर इसका महत्व क्या है कि एक जगह से पावर दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, उसे कहते हैं हम सेंगो। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है, और ये लोकसभा के स्पीकर जहाँ बैठते हैं उन्हीं के जस्ट पास में इसको रखा जाएगा। और साथ ही साथ इसी के ऊपर एक नंदी, नंदी बैल जो है वो साथ में बनाया गया, पूरा गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है। ठीक है भाई। जब आपको याद होगा कि 14 अगस्त की रात को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, उसी समय सेंगोल की सेरेमनी की जाती। सेंगोल तमिल शब्द है, और जिसका सेमाई वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है राइटियस, बिल्कुल सही काम कर। तो तब से ये पूरी सिस्टम चलता आ रहा है, और ये उस समय से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तब से है। और ये उस समय से जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है, जब भी कोई और ट्रेड किया जाता है, तो वहां से ये चीज करी गई। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये पूरी की इसकी हिस्ट्री है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। सेंगोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में बनाया गया है। ठीक है भाई। और अभी तक ये सेंगोल कहाँ था, जब नेहरू जी थे तो उन्होंने अपने घर में रखा। ठीक है, दिल्ली के घर में रखा था। फिर इनको ये चॉइस दी गई थी कि या तो आप अपने घर में रखो, या तो आप अपने सबसे पुराने घर, जो उनका घर हुआ करता था नेहरू जी का, आनंद भवन, तो वहां पे, अब वो प्रयागराज में है। तो फिर उन्होंने जो है उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने उस भवन को बनाया था 1930 में, और तब से ये जो है वहीं पर ही प्लेस करके रखा गया है। ठीक है भाई। सो ये सब आपसे एग्जाम में सीधा सीधा इससे क्वेश्चन आते हैं, कब, क्या, कैसे, किस प्रकार से। तो आपको ये पूरा लर्न करना है, इस पूरे को दिमाग में रखिए। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कीम का नाम इसका आप लोग, मैं वैसे बता देती हूँ,
स्कीम जो है वो है मोघरा योजना। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट की सरकार ने मोघरा योजना को लॉन्च किया है। तो देखिए भाई, उड़ीसा की सरकार ने जो है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा इस पूरे को मोघरा योजना को लॉन्च किया गया है। और ये मोघरा का मतलब होता है कि मेरा घर। ठीक है, ये ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाया गया है। और जितने भी उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोग हैं, उनको पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए एक पूरी सेट चलाई गई है, जिसमें पंचायती राज और जो पेयजल विभाग है वो सारी चीजों को यहाँ पर तय करेगा और सारी चीजों को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। तो मोघरा योजना, मेरा घर, मैं हूँ, उनको क्रेडिट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जो पूरी स्कीम है, इसके अंदर स्टेट की सरकार ने अपने लिए करीब 2150 करोड़ का बजट जो है वो तय किया है। और ये योजना उन लोगों की मदद करेगी जिन्हें अतीत में कम राशि की जो है सहायता प्राप्त हुई थी, और अब वो अपने घर को विस्तार या फिर दोबारा से लेना चाहते हैं। ठीक है भाई। और राज्य सरकार जो है वो मकान का निर्माण पूरा होने के बाद ऋण खाते की पूंजीगत सब्सिडी भी जारी कर देगी। योजना के जो है ना, आप ऋण 4 स्लैब में ले सकते हैं। 1 लाख रुपए में के लिए 30,000 रुपए है, 1.5 लाख रुपए के लिए 45,000 है, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए के लिए 60,000 रुपए। SC ST के लिए हर स्लैब में 10-10 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दे दी गई। ठीक है। अगर किसी का भी कच्चा घर है या पक्की छत वाले एक पक्के कमरे में रहने वाला परिवार है, या ऐसा परिवार जो किसी भी सरकारी आवास सहायता का लाभ आज तक उठा नहीं पाया है, या जिन परिवारों ने पूर्व में 25,000 से कम मासिक आय वाले 70,000 रुपए से कम की सहायता प्राप्त करी है, उन सबके लिए इस पूरे को स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुझे आपको जो करवाने थे वो थे ये तीनों जो विजिट थी हमारे प्राइवेट। ये जो तीनों आपको मैंने विजिट कराई है, इनको आप लोगों को एकदम ऐसा पक्का सा दिमाग में रखना है, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है हद से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से ही बनेंगे, और आपको इनको एकदम से रट करके जाए। इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी की सारी चीजें ऐसे रट करके जाइए, पूरा लर्न करके जाइए, ताकि हम इसको धीरे धीरे आगे चल के भी इसमें जो जो एडिशन और होनी होगी वो मैं आपको धीरे धीरे और इसमें करवाती हूँ। ठीक है भाई। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप इस पूरे को लिख लीजिए, इस पूरे को लर्न कर लीजिए। बाकी इसके अंदर जो जो चीजें ऐड होती जाएंगी वो मैं आपको और बताती जाऊँ। तो ये पूरा लर्न कीजिए यहाँ तक। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।